नमस्कार दोस्तों, वी फॉर वॉइस में आपका स्वागत करता हूँ। मैं आपका होस्ट राजीव शर्मा आपसे मुखातिब हूँ। नया साल आने वाला है, पुराना साल बीत रहा है। कुछ ही पलों में नए साल में हम जाएंगे और नए साल में हम क्या लेके जाएंगे? क्या नए साल में भी हमें क्या पुरानी ही पीड़ा को लेकर आगे जाना पड़ेगा? इस साल में हमने क्या-क्या खोया, क्या-क्या पाया, क्या पता? इसका कोई हिसाब कोई हमें देगा? हुँ। ये अच्छी बात है कि हमारे देश में राजनीति केवल और केवल पार्लियामेंट तक ही सीमित है, या उन गलियारों तक सीमित है जहाँ पर कई मूर्ख लोग एक झूठी आस में उनके अपने राजनेताओं के पास चले जाते हैं। शुक्र करो कि भारत में राजनीति अहम संस्थानों पर काबिज़ नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ, चाहे वो डीआरडीओ की बात हो, चाहे वो इसरो की बात हो, चाहे वो प्लानिंग कमीशन की बात हो, चाहे वो हेल्थ सेक्टर की बात हो, या मूलभूत सुविधाओं की बात हो। वहाँ पर भी राजनेताओं ने कोशिश तो की अपनी अपनी वाहवाही करवाने की, लेकिन शुक्र है ऊपर वाले का कि ये संस्थान भारत के कई ऐसे पीएसयू संस्थान इन राजनेताओं की पकड़ से थोड़े बचे रहे। इसी वजह से शायद आज हमारा देश विश्व की दूसरी या तीसरी सबसे बड़ी एक 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 सशक्त सेना को नेतृत्व करती है। इसी वजह से शायद भारत की जो तकनीकी परमाणु तकनीकी या डिफेंस स्ट्रैटेजी है, वो बड़ी सशक्त है। हम इस देश में अगर उस पे जी रहे हैं, एक आश्वस्त होकर जी रहे हैं, तो उसमें सबसे बड़ा योगदान इन्हीं संस्थानों का है। चाहे वो अ, प दिस वन बिजली बनाने बिजली ब सॉरी बिजली बनाने वाले संस्थान हो, चाहे वो देश की रक्षा करने वाले संस्थान हो, या देश की यातायात को बढ़ाने वाले कई ऐसे संस्थान हैं। इंडियन रेलवे की मैं बात करूँगा, या नागरिक उड्डयन की बात करूँगा मैं, या कई ऐसी चीज़ें हैं जो इस संस्था को चला रही है। सही में देखा जाए तो इस देश को राजनेता नहीं चला रहे। इस देश में वो पढ़े लिखे टेक्नोक्रेट्स या ब्यूरोक्रेट्स इस देश को चला रहे हैं, वो जुझारू लोग चला रहे हैं, जो सामने नहीं आते। जो पीछे रहकर इस संस्था को चला रहे हैं, इस देश को, इतनी बड़ी 140 करोड़ की जनता को चला रहे हैं, उसको उसको शक्ति प्रदान कर रहे हैं, उसकी रक्षा कर रहे हैं, उसको सभी सुविधाएँ प्रदान करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बात और है कि हम मीडिया में हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ उन्हीं राजनीतिक दलों की खबरें मिलती है, जो बड़े फूहड़पन से अपने आप को प्रचलित करने की कोशिश कर रहे हैं। और वो उनका एक उनकी वो मजबूरी भी है। वो मजबूरी इसलिए है कि अगर उनको मीडिया की कवरेज नहीं मिलेगी, वो तो वैसे ही मर जाएँगे। क्योंकि आजकल सबसे बड़ी जो दिक्कत है सोशल मीडिया में, आपकी विज़िबिलिटी। आपका 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 होना ही अपने आप में उसका अस्तित्व बताता है। और वो उल-जलूल हरकतें नहीं करेंगे, उल-जलूल कोई हरकतें नहीं होंगी, तो वो कैसे मीडिया में बने रहेंगे? कोई उल-जलूल बयान नहीं देंगे, या कोई ऐसी हरकतें नहीं करेंगे, या कोई ऐसा असंतोष पैदा नहीं करेंगे समाज में, तो उनका व्यक्तित्व वैसे ही खत्म हो जाएगा। राजनीति का अस्तित्व सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 ही चीज़ों पे चल रहा है। एक तो जनता को आपस में लड़ाते रहो, जनता को बिज़ी रखो कि जनता को उसी मुद्दों में उलझाए रखो जिससे वो उससे बाहर ही ना निकल पाए, जिससे वो सरकार से जवाब ही नहीं माँगने पाए। और ये मुद्दे आज से नहीं, सन 1947 से ही चल रहे हैं। रोटी, कपड़ा और मकान, बेरोज़गारी, भाई-भतीजावाद, और करप्शन, और जाने ये जो दंगे चल रहे हैं, धार्मिक दंगे हो रहे हैं, जात-पात के हिंसा हो रही है, ये तो तब से चलते आ रहे हैं। अगर हमारे राजनेता इतने सशक्त होते तो ये कब से ख़त्म हो गए होते। लेकिन ये हमने अपनी सभी ज़िम्मेवारी राजनेताओं के ऊपर छोड़ दी। हमें लगता है वही हमारे लिए भगवान है, वही हमारी देश के तारनहार हैं।
मैं सभी राजनेताओं को तो बुरा नहीं बोलूँगा, क्योंकि अगर सभी राजनेता बुरे होते तो आज हम निरंकुश राज्य में रह रहे होते, निरंकुश देश में रह रहे होते। हमारी हालत बांग्लादेश, पाकिस्तान या बर्मा, भूटान जैसी ही बर्मा जैसी ही रही होती, या नॉर्थ कोरिया जैसी ही रही होती। सभी वैसे नहीं हैं। शुक्र है ऊपर वाले का कि हमारे समाज में पढ़े लिखे कुछ राजनेता हैं जो जो देश की जनता को अपना अपना जवाब देना समझते हैं, जो देश की जनता के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। तो हमें ऐसे कई राजनेताओं में ऐसे गिने-चुने राजनेता हैं जो मतलब कि जो इस देश को चला रहे हैं, और वो उन टेक्नोक्रेट्स, उन ब्यूरोक्रेट्स के साथ मिलकर देश की भलाई का काम कर रहे हैं, देश की उन्नति का काम कर रहे हैं। लेकिन अधिकतर तो ऐसे हैं कि उनका तो नाम लेना ही मैं अपने आप में पाप समझता हूँ, कि मतलब कि मुझे तो नहीं लगता कि वो उनका समाज में सिवाय दंगों के सिवाय कोई और योगदान रहा हो, या कोई उन्होंने बहुत बड़ी अचीवमेंट की हो। मैं बात कर रहा हूँ कि आने वाले नए साल में हमें हमें क्या सीखना है? नए पुराने साल से हमें क्या क्या सीख मिली है? पुराने साल में हमें बीते सालों में हमें ये नहीं सीख मिलती है कि हमें अपना ध्यान ऐसे फालतू के मुद्दों से हटाकर उन मुद्दों के ऊपर केंद्रित करना है, जिससे हमारे हमारे घर परिवार की, हमारे समाज की, हमारे राज्य की, हमारे ज़िले की, हमारे राज्य की, हमारे देश की तरक्की हो। हमें शिक्षा के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस करना है। हमें 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 अपने 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 नेताओं से ये पूछना है कि भाई हमने जिस मसले के लिए आपको चुना था, जिस काम के लिए आपको चुना था, तो वो काम कब तक पूरे होंगे? ठीक है, वो राजनीतिक दल उस सत्ता में नहीं होगा, लेकिन क्या इससे ये तो नहीं हो जाता कि वो अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाए? या वो ये कहे कि काश अगर मैं भी अगर सत्ता में होता तो मैं आपका काम करवाता। भाई अगर आपने ज़िम्मेवारी उठाई है अपने देश की, अपने जनता की सेवा करने की, तो आपको तो हर हालत में वो करनी है। हमने तो आपको जिता के भेजा है। वो चाहे कांग्रेस का रहा हो, बीजेपी का रहा हो, या बीएसपी का रहा हो, समाजवादी पार्टी का रहा हो, या कम्युनिस्ट पार्टी का रहा हो, किसी भी दल का रहा हो। ठीक है? लेकिन हमने उनसे पूछने की बजाय हम उनके ही बताए हुए मुद्दों को आगे बढ़ा रहे हैं। हम उनके एजेंडा को चला रहे हैं, हम अपने एजेंडा से भूल चुके हैं। हम ये भूल चुके हैं कि कल को हमारा बच्चे बड़े होंगे तो उनको क्या अच्छी शिक्षा मिलेगी? क्या उसको सुरक्षा मिलेगी? हमारी घर की बहू-बेटियों को, या बच्चियों को सुरक्षा मिलेगी? क्या हमारे समाज में सद्भावना बनी रहेगी? क्या हमारे समाज में या वैसे ही निरंकुश लोग काम करेंगे, जो कुछ दिनों पहले मैं देखने को मिल रहा था कि कुछ हिंदू रक्षा दल के कुछ लोग वो कर रहे थे, हथियार बाँट रहे थे। कई ऐसे मुस्लिम संगठन होते हैं जो ज़हर उगल रहे होते हैं हिंदुओं के प्रति। कई ऐसे हिंदू हिंदू नेता होते हैं जो उनके प्रति ज़हर बोल रहे मतलब कि बोल रहे होते हैं। वो हम ऐसे समाज में जीने के सपने लेकर आगे बढ़ेंगे। हम कब जापान, मतलब कि हम अमेरिका की तो दूर ही छोड़ो आप। हम अगर सिंगापुर को भी क्रॉस करना चाहें, या एक अच्छी एक छोटी-सी कंट्री की मैं बात करता हूँ, अगर हम कतर से भी अगर आगे जाना चाहेंगे, तो उसके लिए हमें कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। एक छोटा-सा शहर दुबई क्या है? 5 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ एक शहर, जिसने पूरे देश की मतलब कि एक पूरे भूभाग की इकॉनमी को एक सँभाल के रखा हुआ है। हम उससे भी सामना नहीं कर पा रहे हैं। हम उसके मुकाबले भी खड़े नहीं हो पा रहे हैं। हमारे राजनेताओं में क्या इतना भी सार्थकता नहीं है अपने काम के प्रति? राजनेताओं को देखो तो उनके नए-नए कर्म सामने आ रहे हैं। कभी उनका कोई सेक्स स्कैंडल आ जाता है, कभी उनका कोई रेप के केस आ जाते हैं। कई ऐसे पार्षद हैं जो शरेआम एक 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 सत्संग मतलब कि सेक्स करते नज़र आ रहे हैं। तो ये कौन से समाज की हम देख रहे हैं, ये कैसे नेता हैं? या हम ही ऐसे हैं? कहते हैं ना, यथा राजा तथा प्रजा, या यथा प्रजा तथा राजा। तो हमें एक अच्छे चुनकर नए सालों में हमें इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। हमें एक 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 अच्छी पढ़ी-लिखी सरकारें सरकारें चाहिए।
एक डेडिकेटेड नेता चाहिए, एक डेडिकेटेड पॉलिटिशियंस चाहिए। हमें कीचड़ में लोट-पोट होने वाले सूअर जैसे नेता नहीं चाहिए, जिनके ऊपर जाने कितने कीचड़ पड़ा हुआ है। हमारी राजनीति कब स्वच्छ होगी? कब तक हम एक दूसरे को अपनी ज़िम्मेवारियों से हटते रहेंगे? कांग्रेस वाले बीजेपी के ऊपर, बीजेपी वाले कांग्रेस के ऊपर। बस यही छींटाकशी चल रही है और जनता ऐसे होके देख रही है। जनता तो फुटबॉल बनी हुई है। उसको कांग्रेस वाला किक मारता है वो बीजेपी के पास, बीजेपी वाला किक मारता है तो कांग्रेस के पास। और मज़े की बात ये है कि सन 1990 के बाद की जितनी भी 90 या 2000 के बाद की जितनी भी एक नई पीढ़ी आई है, वो तो राजनीति में इतनी बुरी तरह फंसी हुई है, उसके दिमाग में तो सिर्फ गंद ही गंद भर चुका है। वो आगे बढ़ना ही नहीं चाहती। वो सिर्फ उसी मुद्दे में है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। उसको ये नहीं पता कि उसका कैरियर कहाँ पे जा रहा है। या आ जाके उसके पास एक एप्पल का फ़ोन है। वो वहाँ पर जाके एक कंटेंट उठाएगा, वहाँ पे जाके जाके डालेगा। वो कंटेंट उसका खुद का बनाया नहीं होगा, क्योंकि उसने स्टडी ही नहीं की होगी। पढ़ने का समय ही कहाँ होगा। वो तो सारा दिन मोबाइल में ही लगा रहता है। वो पढ़ाई की तरफ दूर दूर तक नहीं है। उसको जो पूछा जा रहा है वो वही बक रहा है। हमें नए साल में सबसे पहले अपनी नई पीढ़ी को इससे बचाना है और उस पीढ़ी को उस रास्ते पे लाना है जिससे देश की तरक्की होगी, उसकी अपनी तरक्की होगी, उसका अपना समाज तरक्की होगी, उसका घर परिवार तरक्की की ओर तरफ बढ़ेगा तो ही समाज तरक्की की तरफ जाएगा, और समाज तरक्की की तरफ जाएगा तो राज्य तरक्की करेगा, और राज्य तरक्की करेगा तो देश तरक्की करेगा। तो मैं ये आपसे ज़रूर बोलूँगा अपने श्रोताओं से कि हमें अपनी पीढ़ी को सँभालना है तो उसको एक सही रास्ते पर लगाना है। वैसे ही लगाना है जैसे हमारे माता-पिता हमें डाँट कर सही रास्ते पे लगाते थे। एक शिक्षक की भांति हमें एक बिगड़े हुए बच्चे को दोबारा सँभाल के एक सही रास्ते पे लगाना है। तो ये कार्य आपको करना है, मुझे करना है, हम सबको करना है। जिनके बच्चे राजनीति में पागल हो चुके हैं, जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के फ़साद में पागल हो चुके हैं। उनके दिमाग में तो सिर्फ़ गंद और हीन भावना के प्रति हीन भावना से अधिक और कुछ है ही नहीं। वो तो उन्होंने अपनी उम्र सिर्फ़ इसी में गँवा दी है कि वो अपने राजनेताओं के एजेंडों को ढोते रहें। हमें उनकी बताए बातें चलाते रहें। और ये याद रहे कि धर्म को किसी से खतरा नहीं होता, क्योंकि धर्म अपने आप में एक स्वयं मनुष्य का कर्म ही उसका धर्म है, और हम सनातनी हैं। सनातन की जब मैं बात करता हूँ तो सनातन अपने आप में पूर्णतः शिव है, जिसका ना कोई आदि है ना अंत है। हमें क्या ज़रूरत पड़ी है कि हम किसी के धर्मों को छोटा कहकर अपने धर्म को उच्च बताएं। ये तो हमें अपने कर्मों से सिद्ध करना है। बोलने से क्या होता है? तो मैं आशा करता हूँ श्रोताओं, आने वाले साल में हम कम से कम एक चीज़ तो कर ही सकते हैं कि अपने बच्चों को इस राजनीतिक दलदल में डूबने से बचाएं और उन्हें सही राह पर लगाएं। नमस्कार।